नमस्कार मित्रों, आइए आज जानते हैं मौर्य काल का महत्व। विश्व मौर्य परिषद द्वारा प्रसारित। चलिए शुरू करते हैं। मौर्य काल भारतीय इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। मौर्य काल भारतीय इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से वास्तव में भारतीय इतिहास में एक युग का अंत तथा दूसरे युग का प्रारंभ होता है। जिस युग का अंत होता है उसे हम अनैतिहासिक युग तथा जिस नए युग का आरंभ होता है उसे हम ऐतिहासिक युग कह सकते हैं। इतिहासकार स्मिथ महोदय ने इस नए युग की प्रशंसा करते हुए लिखा है, मौर्य राजवंश का प्रादुर्भाव इतिहासकार के लिए अंधकार से प्रकाश के मार्ग का निर्देश करता है। तिथि क्रम सहसा निश्चित करीब सुनिश्चित हो जाता है। एक विशाल साम्राज्य का प्रादुर्भाव होता है जो भारत के विच्छिन्न असंख्य टुकड़ों को संयुक्त कर देता है। राजा लोग जिन्हें वास्तव में सम्राट कहा जा सकता है, महान व्यक्तित्व के तथा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जिनके गुणों के दर्शन यद्यपि समय के कुहासे में मंद रूप में किए जा सकते हैं। इस नए युग की प्रधान विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे श्रृंखलाबद्ध इतिहास का आरंभ। मौर्य काल के पहले का इतिहास प्रायः अंधकार तथा विशृंखलित है, अर्थात उस इतिहास का कोई क्रम नहीं है। इसके दो मुख्य कारण प्रतीत होते हैं। पहला तो यह कि उस काल की तिथियों का ठीक निश्चय नहीं है, और दूसरा यह कि इस काल के इतिहास को जानने के साधन बहुत कम थे। प्रधानतः धार्मिक ग्रंथ की सहायता से ही इस काल के ऐतिहासिक का निर्माण किया गया है। मौर्य वंश की स्थापना से पहले प्राचीन आर्य राजाओं का साम्राज्य उस समय नहीं रह गया था। चंद्र और सूर्य वंश की राजधानियां अयोध्या तथा हस्तिनापुर का अस्तित्व बहुत साधारण रूप में शेष रह गया था। यही नहीं, अन्य प्रचंड जातियों की लगातार चढ़ाइयों से सप्त सिंधु प्रदेश में आर्यों का सामगाम का पवित्र स्वर मंद हो गया था। पांचालों की लीला भूमि तथा पंजाब मिश्रित जातियों से भर गई थी। जाति, समाज और धर्म सब में एक विचित्र मिश्रण और परिवर्तन सा हो रहा था। कहीं अभीर, कहीं ब्राह्मण राजा बन बैठे थे। इसका केवल एक ही अर्थ था कि भारत में धर्म संबंधी महापरिवर्तन होने वाला था। वह बुद्ध से प्रचारित होने वाले बौद्ध धर्म की ओर भारतीय आर्य लोगों का झुकाव था। यह वह समय था जब वैदिक धर्म पर बहुत से आघात हुए, जिनसे वह जर्जर हो गया। कहा जाता है कि उस समय धर्म की रक्षा करने में तात्पर्य ब्राह्मण आर्बुद्धभिरी नामक स्थान पर एक महान यज्ञ करना आरंभ किया, और उस यज्ञ का महान उद्देश्य वर्णाश्रम धर्म तथा वेद की रक्षा करना था। चारों ओर से क्षत्रिय गणों का दल, जिनका लड़ने और युद्ध करने में ही आमोद था, जुटने लगे, और वे ब्राह्मण धर्म मानकर अपने आचार्यों को पहले की भांति सम्मानित करने लगे। जिन जातियों को अपने कुल की कर्मागत वंश मर्यादा भूल गई थी, वे तपस्वी और पवित्र ब्राह्मणों के यज्ञ से संतृप्त होकर 4 जातियों में विभक्त हुई। इनका नाम अग्निकुल हुआ। यह वही समय था जबकि तक्षक या राजवंशी भी क्षत्रियों की एक श्रेणी में गिने जाने लगे। यह घटना ईस्वी से 800 वर्ष पूर्व हुई, जिसने भारतवर्ष में राजपूत जाति बनाने में बड़ी सहायता दी, और समय समय पर उन्हीं राजपूत क्षत्रियों ने बड़े बड़े कार्य किए। राजपूत, जो कि एक मौर्य वंश की शाखा है, उन राजपूतों की 4 प्रमुख जातियों में प्रमुख जाति परमार की थी, और जहाँ तक इतिहास पता देता है, उन लोगों ने भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में फैलकर नवीन जनपद और अक्षय कीर्ति उपार्जित की। धीरे धीरे भारत के श्रेष्ठ वर्गों में इनकी गणना होने लगी। यद्यपि इस कुल में भिन्न भिन्न 35 शाखाएं हैं,
पर सब में प्रधान और लोकप्रिय मौर्य जो मुख्य था वही रहा, जो पहले था, जहां से राजपूत का निर्माण हुआ और बाद में भी वही हुआ। भारत का इतिहास श्रृंखलाबद्ध नहीं है। भारत बौद्धों से बहुत से शासन संबंधी लेख और उनकी धर्म पुस्तकों से हमें बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि उस धर्म को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने वाला उसी मौर्य वंश का सम्राट अशोक हुआ है। बौद्धों के विवरण से पता चलता है कि शैशुनाक वंशी महानंद के शंकर पुत्र महद के पुत्र धनानंद से मगध का सिंहासन लेने वाला चंद्रगुप्त मौर्य के नगर का राजकुमार था। पिप्पलीवन गणराज्य का राजकुमार। पिप्पलीवन का यह नगर पिप्पली कानन था, अर्थात मौर्य का यह नगर एक पिप्पली कानन था, पिप्पली वन था। और पिप्पली वन के मौर्य राजा लोग भी बुद्ध के शरीर भस्म में भाग लेने वाले एक थे। भारत में उस समय मौर्य लोगों की कोई दूसरी राजधानी नहीं थी। हालांकि इस बात का पता नहीं चलता कि इस वंश के आदि पुरुषों में से किसने पिप्पली कानन में मौर्य की पहली राजधानी स्थापित की, पर यह स्पष्ट पता चलता है कि ईस्वी से 500 वर्ष या इससे भी पहले स्थापित हुई। लेकिन यह उनका दुर्भाग्य था कि इस राजधानी में मौर्य जाति कोई ऐसा इतिहास प्रसिद्ध ना कर सकी कि उसका कोई इतिहास बन पाता। अपितु पहले पिप्पलीवन एक गणराज्य था, जहाँ पर एक इतिहास रचा गया था, जिससे वह कहा जाता था कि पूरे भारत में पिप्पलीवन के क्षत्रिय ही पूरे भारत के सिरमौर हैं, जो मौर्य वंशी क्षत्रिय हैं। प्रतापी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य शब्द को प्रसिद्धि दी, उसमें गति डाली, जबकि उससे पूर्व यह जाति भारतवर्ष में एक पिप्पली वन में पड़ा अपना जीवन अपरिचित रूप से बिता रही थी। केवल भारत ही नहीं बल्कि समस्त ग्रीक देशों में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने वंश का परिचय मौर्य के रूप में करा दिया कि हम मौर्य वंशी क्षत्रिय हैं। वही मौर्य वंशी क्षत्रिय जो पूरे धराधाम की रक्षा करता है। ग्रीक इतिहासकार लेखकों ने अपनी भ्रमपूर्ण लेखनी में इस चंद्रगुप्त के बारे में कुछ तुच्छ बातें लिख दी हैं, जो कि बिल्कुल असंबंध ही नहीं वरन उल्टी है। जैसे चंद्रगुप्त नाइन के पेट से पैदा हुआ महानंदिनी का लड़का था, पर यह बात पोरस ने महापद्म नंद और धनानंद के लिए कही है, और वही पीछे से चंद्रगुप्त के लिए भ्रम से यूनानी पत्रकारों ने लिख दी है। ग्रीक इतिहासकार लेखक प्लेटस लिखता है कि चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठने के बाद कहते हैं कि सिकंदर महापद को अवश्य जीत लेता, क्योंकि वह नीच जन्मा होने के कारण जन समाज में अपमानित था, घृणित था। लिवानियस आदि लेखकों ने यहाँ तक भ्रम डाला कि पोरस ही नापित से पैदा हुआ था। पोरस ने भी यह बात कही थी, जो वही नापित पुत्र कहा जाने लगा हो। ग्रीकों के भ्रम से ही उसे यह कलंक लगाया गया, परंतु मौर्य काल के आरंभ से ही हम अंधकार से प्रकाश में आ जाते हैं और भारत का क्रमबद्ध इतिहास आरंभ हो जाता है। इसके दो प्रधान कारण हैं। पहला यह कि मौर्य काल की तिथियां निश्चित हैं, और दूसरा यह कि मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए हमें धार्मिक ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य साधन भी, अर्थात ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण, अभिलेख आदि प्राप्त हो जाते हैं। मौर्य काल के पूर्व हमें कोई विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है, जिसके द्वारा प्राचीन भारत के क्रमबद्ध प्रामाणिक इतिहास का ज्ञान प्राप्त किया जाए। एक बात और भी उस समय तक निर्धारित नहीं हुई थी कि सेंड्राकोटस और जेंडरामिस भिन्न भिन्न दो व्यक्तियों का नाम है या फिर दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। इतिहासकार एच.एच. विल्सन ने विष्णु पुराण आदि के संपादन के समय सेंड्राकोटस और चंद्रगुप्त को एक में मिलाया है। यूनानी लेखकों ने लिखा है कि जेंड्रामिस ने बहुत सेना लेकर सिकंदर से मुकाबला किया। उन्होंने उस प्राच्य देश के राजा जेंडारामिस को, जो नंद था, भूल से चंद्रगुप्त समझ लिया।
क्योंकि तक्षशिला में एक बार सिकंदर से मिला था और बिगड़ कर लौट गया था। चंद्रगुप्त और सिकंदर की भेंट हुई थी, इसलिए भ्रम से वे लोग सेंड्राकोटस और जेंडरामिस को एक समझकर नंद की कथा को चंद्रगुप्त के पीछे जोड़ने लगे। मौर्य काल के पूर्व हमें कोई विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है जिसके द्वारा भारत के क्रमबद्ध प्रामाणिक इतिहास का ज्ञान प्राप्त किया जा सके, परंतु मौर्य काल और उसके बाद अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए जिनके आधार पर भारत का क्रमबद्ध प्रामाणिक इतिहास तैयार किया जा सकता है। इस ऐतिहासिक ग्रंथों में सर्वप्रथम स्थान विष्णुगुप्त मौर्य महर्षि कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र को मिलना चाहिए। कौटिल्य को चाणक्य और ओरिजिनल नाम विष्णुगुप्त मौर्य के नाम से भी पुकारा गया है। हालांकि कौटिल्य के इस ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र है, परंतु इसमें अर्थ अर्थात धन संबंधी कोई बात नहीं लिखी गई है। वास्तव में यह एक विशुद्ध राजनीतिक ग्रंथ है और इसमें मौर्यकालीन इतिहास का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। मौर्यकालीन इतिहास जानने का दूसरा साधन मुद्रा राक्षस नामक नाटक है, जिसकी रचना विशाखा दत्त नामक ब्राह्मण ने की थी। यह एक ऐतिहासिक नाटक है और मौर्य काल के प्रारंभिक इतिहास को जानने में बड़ा सिद्ध होता है। पुराणों से भी जो ऐतिहासिक ग्रंथ जाने जाते हैं, मौर्य युग के इतिहास का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कालिदास के ऐतिहासिक नाटक महाभाष्य से भी मौर्यकालीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ जाता है। विदेशी विवरण भी मौर्यकालीन इतिहास जानने के प्रामाणिक तथा विश्वसनीय साधन है, क्योंकि विदेशी लेखकों ने जो कुछ लिखा है वह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष लिखा है और उनमें से अधिकतर ऐसे थे जो स्वयं भारतवर्ष आए थे और जो कुछ भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा अथवा भारतीयों से सुना था उसी को उन्होंने लिख दिया। विदेशी लेखकों से सबसे बड़ा स्थान मेगास्थनीज को देना चाहिए, जो यूनानी राजपूत था और चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र में कई वर्षों तक रहा। कालांतर में जब भारत का चीन, तिब्बत आदि देशों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया, तब इन देशों के यात्री भारत आया और उन्होंने यहाँ के विषय में लिखा। चीनी यात्रियों में फाह्यान, वेनसांग और तिब्बत के लेखकों में तारानाथ के नाम अग्रण्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने पिप्पली वन के गणराज्य से निकलकर पाटलिपुत्र पर अधिकार किया। मेगास्थनीज ने इस नगर का वर्णन किया पुफारस की राजधानी से बढ़कर बतलाया है। इस प्रकार मौर्य की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र हुई। अभिलेख भी मौर्यकालीन इतिहास जानने के अत्यंत विश्वसनीय तथा प्रामाणिक साधन है। सम्राट अशोक मौर्य ने स्तंभों, शिलाओं तथा गुफाओं की दीवारों पर अनेक लेख लिखवाए हैं, जो आज भी उनकी कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं। मौर्यकालीन इतिहास जानने के हमारे अंतिम साधन बौद्ध तथा जैन ग्रंथ हैं। चूँकि मौर्यकालीन शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को और अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म को अपना आश्रय प्रदान किया था, इसलिए इन दोनों के आचार्यों ने जब ग्रंथ रचना की तब मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश डालकर उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की है। उपर्युक्त प्रचुर साधनों की सहायता से जिज्ञासु इतिहासकारों ने मौर्य काल का अत्यंत प्रामाणिक तथा विश्वसनीय इतिहास तैयार किया है। इस प्रकार ऐतिहासिक साधनों तथा इतिहास निर्माण की दृष्टि से मौर्य काल का बहुत बड़ा महत्व है। लिखने में कोई भूल, बोलने में कोई भूल, पढ़ने में कोई भूल, समझाने में कोई भूल, इसके लिए क्षमा करें मित्रों। जय मौर्यवंश। प्रिय साथियों, एक बात और बताना चाहूँगा। विशाखा दत्त की जो मुद्रा राक्षस नामक नाटिका थी, उसी में मौर्य काल को शूद्र कहा गया है, उसी में मौर्य वंश को शूद्र कहा गया है और कुलहीन कहा गया है, और बाकी इसके पहले का कोई प्रमाण ही नहीं मिलता कि मौर्य वंश कुलहीन है। अर्थात विशाखा दत्त एक ब्राह्मण था और ब्राह्मणों में एक बहुत बड़ी कुटिलता होती है, जो उनकी बात नहीं मानता उसको शूद्र कह देते हैं। तो इसीलिए भ्रम में ना रहें, मौर्य सर्वश्रेष्ठ है, ये देवताओं की श्रेणी में आता है। विशेष रूप से ध्यान रखो मौर्य वंशियों। यह विदेशियों की बहुत बड़ी साजिश है मौर्य वंश को कुलहीन बताने की,
यह विदेशी ताकत के बल पर नाटिका प्रसारित की गई थी, ओरिजिनल इतिहास को समाप्त करने के लिए। मित्रों, आज समझ में आ गया होगा कि मौर्य काल का महत्व क्या है। मौर्य को देवता भगवान जो भी कुछ कहा जाए सब कम है, ठीक है। और विश्व विजेता और प्रथम क्रांतिकारी मौर्य ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और आज भी भारत में मौर्य के ही 3 तंत्र चल रहे हैं, मुद्रा, सेना, ध्वजा, सब जगह मौर्य तंत्र ही चल रहे हैं। तो मित्रों, ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है ये संदेश, ये महत्व बताने में। इसके लिए फिर नेक्स्ट टाइम हम कोई नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, नेक्स्ट आइडियो लेके आएंगे, उसमें आपको बताएंगे और जानकारी। आप बने रहिए हमारे साथ विश्व मौर्य परिषद के साथ, मौर्य शासक परिवार यूट्यूब चैनल के साथ। आप सभी मित्रों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय मौर्य वंश, जय अखंड भारतवर्ष।